ये हमारे दगाबाज और धोखेबाज आदमी के साथ तो भाई लोग ही धोखा और दगा करके चले गए। तो एक ट्वीट देखा मैंने जिसमें आप भी देख सकते हो, यहाँ पे 5 मिलियन जो इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं वो पिछले 5 महीनों में रॉक के कम हो चुके हैं, जो कि पहले 398 थे, अब वो 393 मिलियन है। सोच रहे हो, 5 मिलियन कम हुए तब भी नंबर 400 के आसपास का ही है। और अभी मैं देख रहा था इसके नीचे लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि अरे भाई अगर रेसलमेनिया में नहीं आओगे तो क्या होगा। भाई हर बार ऐसा नहीं होता, ऐसा भी हो जाता है कई बार। बल्क में जो फेक अकाउंट्स हैं या फिर जो अब एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम, उनको वैसे भी डीएक्टिवेट करता रहता है। और जब नंबर तुम्हारा इतना बड़ा हो तो सुनने में ऐसा लगेगा कि 5 मिलियन फॉलोवर्स कम हो गए, क्योंकि लोगों के तो इतने फॉलोवर्स ही नहीं होते इंस्टाग्राम पे। तो इसलिए तो ऐसा नंबर नहीं है। तो रॉक कह रहे देख सही हुआ तुम्हारे साथ। अब उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा कि मेरे फॉलोवर्स कितने कम हो गए, उसको अपना वो पापा चूही वाला जो बिजनेस है उसके ऊपर ज्यादा वो ध्यान दे रहा है। बट स्टिल दगाबाज धोखेबाज तो हम बोलेंगे, क्योंकि तुमने धोखा तो किया है हमारे साथ रेसलमेनिया में। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 677 में। और आज बहुत दिनों के बाद ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने टाइम के बाद आज मैंने कुछ बैठ के एडब्ल्यू डायनामाइट से देखा है। तो ये एक स्टील केज मैच हुआ है जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोस वर्सेस समोआ जो के बीच में। और भाई अगर जॉन मॉक्सली थोड़े से भी किसी एक्सट्रीम मैच के अंदर हैं तो भाई वहां पे उनका ब्लड ना निकले ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि उनका जो पूरा मुंह है वो खूनम खून हो जाता है। एक बड़ा मस्त वाला स्पॉट भी था यहाँ पे, मतलब पूरी भसड़बाजी वाला ये था मैच। ऑब्वियसली वो जीत गए हैं। एक तो ये डीन एम्ब्रोस के पास, जॉन मॉक्सली के पास एक कौन सी चैंपियनशिप है जो कि सिर्फ ब्रीफ केस में आती है। इससे स्टूपिड स्टोरी लाइन कोई क्या हो सकती है। और वो लेकिन हाँ कोई मूवमेंट्स इसमें सही वाले थे, जैसे कि स्वर्व जब लास्ट में आते हैं तो स्टील केज उन्होंने पहले लिटरल नीचे गिरा दिया था कि चलो अब ये कैनी ओमेगा इन सबको पेलते हैं, ये जॉन मॉक्सली का जो पूरा ग्रुप है। तो वो मैं तो स्टोरी को सोच रहा था कि ये शेन मैकमैन की तरफ जाएगी। अब भी जब मैं इस वाली स्टोरी को देखता हूँ जो जॉन मॉक्सली ऐसे एडब्ल्यू के अगेंस्ट कुछ बगावत सी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे ये अभी भी शेन मैकमैन के आने का चांस है। बट वैसा कुछ चांस है नहीं। आप में से मुझे बताना कि फॉलो कर रहे हो आप एडब्ल्यू को, उसमें क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रहा पिछले कुछ टाइम से। और अभी मैंने जस्ट देखा तो बस मैं पुराने ही चीजें सोचा था, अच्छा ये इस वजह से हो रहा है, अच्छा ये मैच ऐसे था। बट हाँ वैसे अगर आप देखना चाहो तो एक ब्रूटल मैच के हिसाब से ये वाला मैच मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इन चीजों के लिए जॉन मॉक्सली जाने जाते हैं। लोगों का तो भाई बहुत ही गंदा वाला दिमाग खराब हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ज्यादा कोई दिमाग खराब होने वाली बात है। तो क्या प्लान है, क्या आइडिया है? पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना का मनी इन द बैंक के अंदर एक टैग टीम मैच या फिर एक 6 मैन टैग टीम मैच प्लान कर रही है। और अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको ये बात तो पता होगी, मैंने आपको बताया था कि जॉन मॉक्सली शायद हो सकता है ट्रेविस स्कॉट, शायद हो सकता है नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है कि ट्रेविस स्कॉट के साथ एक टैग टीम मैच उनका करवाया जाए। लेकिन अब यहाँ पे 6 मैन टैग टीम मैच की बात आ रही है। तो सोच रहे हो अब जब 6 मैन टैग टीम मैच की बात आएगी तो हमारा ध्यान एलिमिनेशन चेंबर में जाएगा, क्योंकि यहाँ वहां पे जो है 3 बंदे थे, ट्रेविस स्कॉट चेक, जॉन सीना चेक। अब बात आती है फाइनल बॉस हमारे दगाबाज और धोखेबाज आदमी की, और ये मैच प्लान किया जा रहा है मनी इन द बैंक के लिए। तो अगर मैं अपने दिमाग की 1% से भी कम ब्रेन सेल्स को यूज करूं तो मेरे को आई थिंक क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि जब बंदा रेसलमेनिया में नहीं आया तो फिर अब वो मनी इन द बैंक वाले शो में क्यों ही आएगा, वो भी एक रेसलिंग मैच करने के लिए। तो ये टाइमलाइन के हिसाब से तो फिट हो नहीं रहा। लेकिन फिर अगेन बात ये भी है, अगर कुछ बातचीत इनके बीच में आ रही इमानुअल और मार्क शिपेरो इन सबके बीच में हो जाती है जिसमें ट्रिपल एच की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो भाई देखो कुछ भी हो सकता है। लेकिन होप्स रखने की जरूरत वहां पे बिल्कुल भी नहीं है जिस सेंटेंस में हमारे द रॉक का नाम आ जाता है। तो मैं तो इसको इसी तरीके से देख सकता हूँ। बाकी अगर ओपोनेंट में टीम देखे तो फिर वो यही वाली बन रही है शायद कि जहां पे कोडी रोड्स होंगे, क्योंकि अभी कोडी रोड्स का भी जो आना है वो बाकी है। एंड यस इसी से रिलेटेड कोडी रोड्स के बारे में मैं आपको सीन बता देता हूं। तो भाई ये बात तो अब इनसाइडर्स की तरफ से ऑलमोस्ट कंफर्मेशन के साथ आ रही है कि कोडी रोड्स फीचर होंगे मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट में। और पता नहीं इतने टाइम के बाद मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यस कोडी रोड्स अब नेक्स्ट मूव क्या करेंगे उसको देखने में इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये काम डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत सही कर दिया कि जब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारे उसके बाद से अगर उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो उनको टीवी पे फीचर नहीं किया, कि ताकि अब जब वो बंदा आए तो लगे कि अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीज अब हो रही है। क्योंकि जब बंदा इतना इतना लंबा टाइटल रेन वो उसका खत्म होता है, 1 साल का था, अब वो लगता नहीं है कई बार 1 साल, क्योंकि उनको आदत हो गई रिसेंटली लंबे लंबे जो टाइटल रेंज है उनको देखने की। बट स्टिल 365 दिन से भी ज्यादा नंबर्स तक वो चैंपियन रहे थे। तो अब उसकी आगे जो जर्नी है वो कैसी रहती है, क्योंकि स्टोरी फिनिश करने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा है स्टोरी इसकी खत्म हो गई है। बट अब यहाँ से कोडी रोड्स नेक्स्ट क्या करेंगे, और बदला तो उनको लेना है, जॉन सीना से तो लेना है, क्योंकि हो सकता है रॉक अवेलेबल ही ना हो कोडी रोड्स के बदला लेने के
लिए। एक सीरियस मामला भी हो गया है और ये भी आपको पता है रिसेंटली काफी सारी बातें चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एवोल्यूशन प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, जहां पे 7-8 मैचेस ये ऑल वुमेन्स पीपीवी होता है। अगर आप पहले से आई थिंक लास्ट टाइम 2018 में हुआ था अगर मैं सही हूं तो अभी क्योंकि इस अराउंड काफी सारी बातें चल रही है ना, तो रिया रिप्ली ने एक ट्वीट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग रिया रिप्ली के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे और कुछ बड़ी सीरियस बातें रिया रिप्ली ने भी इस ट्वीट में कर दी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरफ फैन कहते हैं कि विमेन्स रेसलिंग फैन है, विमेन्स जो है विमेन जो है वो डिजर्व करती हैं बेटर, लेकिन फिर यहाँ पे वही चीजें फैंस लिखते हैं कि शी इज स्लीपिंग विद हर बॉस, दैट्स व्हाई शी इज वेयर शी इज, यानी कि समझ रहे हो आप वो किस तरीके से कहना चाह रही हैं। एंड देन उसको रिटायर हो जाना चाहिए, वो डिजर्व नहीं करती, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करती, या फिर वो इंजर्ड हो जाए। तो वो रिया रिप्ली यहाँ पे यही बोल रही है कि दूसरों की चीजों में घुसने से बेटर तुम अपनी लाइफ में चीजें देखो कि क्या चल रही है। और आई थिंक एक परफेक्ट रिप्लाई है उन सारे लोगों के लिए। ये सिर्फ विमेंस डिवीजन या सेंटेंस में नहीं फिट होगा, ये हर उस चीज में फिट होगा जहां पे लोग जबरदस्ती की अपनी जो नाक है वो घुसेड़ देते हैं। हाँ, जहां पे घुसेड़नी चाहिए वहां पे पूरी दम लगा के घुसेड़ो। लेकिन ये रिप्लाई था फिर रिया रिप्ली का उन फैंस के लिए, किसी एक बंदे को ऐसे टारगेट करते हुए उन्होंने नहीं बोला, इन जनरली उन्होंने बात कर दी। और आई थिंक लोगों को थोड़ा समझ आना चाहिए। वैसे भी ये वहां की ऑडियंस ज्यादा है तो वो बड़े अजीब से ही होते हैं भाई ये लोग, कभी किसी चीज को लेके इतना एक्सट्रीम, फिर अचानक से कुछ चेंज हुआ तो फिर उस पर फिर से फ्लिप पूरे। बस मैं वेट ही कर रहा था कि कब ऐसी स्टेटमेंट सीएम पंक की तरफ से आने वाली है, और वो स्टेटमेंट आ चुकी है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर ही रहा था कि सऊदी अरेबिया का शो होने वाला है, अब आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे मेजर सऊदी अरेबिया के शोज होंगे। तो फिर अब अगर सीएम पंक सऊदी अरेबिया नहीं विजिट करेंगे तो उनकी जो स्टोरी है वो कैसे चलेगी। और मैंने आपसे बोला था कि पास्ट में वो सऊदी अरेबिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज के बारे में कुछ खतरनाक बातें बोल चुके हैं, इवन ट्वीट किया था उन्होंने। तो अब इंस्टाग्राम के लाइव पर पता नहीं किसी ने उनसे पूछा या फिर क्या, तो वो सिंपली जवाब देते हैं कि देखो मैं सऊदी अरेबिया कभी गया नहीं हूं और मैं हेट भी नहीं करता सऊदी अरेबिया जाने के लिए। तो अब वही है ना कि अब मामला या माहौल ऐसा बन गया है कि अब शायद उनको जाना पड़ सकता है वहां पे। एंड वही है कि उस समय तो वैसे उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के, अब इसको आई थिंक इस पर्सपेक्टिव में रख के देखना सही भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट ही थे। अब तो बंदा पूरा अपनी पूरी बॉडी लेके ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। तो फिर ये तो उससे पीछे की बातें रह जाएंगे। तो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से चीजें होंगी वैसे वो चलेंगी। बट देखते हैं कि क्या स्टिल है सीएम पंक ऐसा फील करता है, या फिर वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई की वजह से ही दी थी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई जाके मोटे पैसे कमा के शोज कर रही थी। दो बड़ी मस्त वीडियो मुझे दिखी तो डेफिनेटली मुझे आपके साथ तो शेयर करनी थी। तो रे मिस्टीरियो ना मैक्सिको जाते हैं, जो कि उनका घर है, और वहां पे जब वो ऐसे स्ट्रीट्स पर थे तो उनके जो मास्क है वो काफी सारे बिक रहे थे। तो रे मिस्टीरियो वहां पे वो सारे मास्क को देख रहे होते हैं, और वहां पे वो जो बेचने वाली महिला होती है जो बेच रहे होते हैं वहां पे, उनसे वो पूछ रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास परमिशन है मेरे सारे मास्क को बेचने की। बहुत ही ऑब्वियसली फन वे में उन्होंने बोला था। और उसके बाद जब उन्होंने फोटो क्लिक करी ना वो सेल्स पर्सन के साथ में, तो उसके बाद फिर वो कहते देखो अब मेरे पास परमिशन आ गई। तो ये जो बड़ा दिल है रे मिस्टीरियो का देख के अच्छा लगा। और इजीलिए कभी कैरेक्टर भी देख के रे मिस्टीरियो पता चल जाता ना कोई बंदा कैसा है, तो वो भले ही बहुत ज्यादा अपने रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले नहीं करते सुपरस्टार, लेकिन वो रे मिस्टीरियो को देख के दिख जाता है। बट किसी ने अपना रियल लाइफ कैरेक्टर तो प्ले कर लिया है, और ये है बैकलैश में जो रैंडी ओर्टन और जॉन सीना का मैच हुआ था। मैच ऑब्वियसली हार चुके थे रैंडी ओर्टन, तो उसके बाद रिंग साइड पर रैंडी ओर्टन की वाइफ बैठी हुई होती है। तो हरामी हस्बैंड है तो फिर वाइफ भी थोड़ी थोड़ी वैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने जो अपनी मिडिल फिंगर्स हैं या फिर जो उल्टे सीधे इशारे हैं वो जॉन सीना के लिए किए थे। फैंस ने इसको कैप्चर किया, एंड ऑब्वियसली ये काफी लाइट ही था, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा उसको लेके सीरियस है। बट यस वो कैप्चर हुआ, और अगर क्या पता जीतते तो शायद वो एक मूवमेंट भी बन सके। बहुत सारे लोग यही बोल देते हैं ऐसे कि रिंग साइड पर रैंडी ओर्टन की वाइफ बैठी है तो इसका मतलब कि आज टाइटल चेंज होगा। ऐसा नहीं होता। जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में जिस मैच का फैंस को बेसब्री से इंतजार है वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को देने वाली है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ जाएगा। तो जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक वाला मैच, जिसकी अगर आप पुराने टाइम में देखो तो मनी इन द बैंक से हिस्ट्री जुड़ी हुई है। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक में मैच करवाएगी, लेकिन वो मैच अभी नहीं हो रहा। बट अच्छी बात यह है जो कि पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में सीएम पंक के साथ उनका मैच करने के लिए प्लान तो कर रही है। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के आइडियाज में ये वाला मैच है। अब पता है मैचेस तो हो रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से भी स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है वो काफी सेम सी लग रही है, और थोड़ी डेप्थ आई थिंक लाना जरूरी भी है। एक तो वैसे भी कम टाइम है तो वो भी समझा जा सकता है कि यार इतना कम टाइम में तुम इतनी डीप लेवल की स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हो। जैसे हम ब्लड लाइन को सिनेमा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास टाइम था। याद है कितने ज्यादा उनके जो सेगमेंट्स है उनको स्ट्रेच किया जाता था, फिर उसके बाद वो किसी एक बड़ी चीज की तरफ ज्यादा लीड करता था। तो वो उतना टाइम है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। बट होपफुली
होपफुली WWE जितना कुछ है उससे बेस्ट निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम साथ में होंगे तो मजा तो फिर होगा फैंस के लिए। ये थोड़ी बीच में मैं रैंडी ऑर्टन की वकालत कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास अपनी जिंदगी में 3 घंटे का टाइम है, भले ही एक दिन में नहीं है, इसको स्प्लिट कर सकते हो 10 दिन में, 15 दिन में, WWE ने एक पूरी वीडियो शेयर करी है जो कि 3 घंटे की है, और ये है स्टोरी ऑफ रैंडी ऑर्टन, और ये 2009 वाले रैंडी ऑर्टन की बात हो रही है। तो अगर आपने वो उस टाइम के रैंडी ऑर्टन को हम नहीं जानते तो आपके लिए ये गो टू वीडियो होने वाली है। इसको जाके देख लेना, समझ लेना, और फिर जो मैं टैग लगाता हूँ ना रैंडी ऑर्टन के सामने हरामी वाला, कि ऑल टाइम हरामी क्यों है रैंडी ऑर्टन, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार में नहीं, तरह टाइम मत लगाना भाई इस चीज के लिए, अपनी बाकी चीजों को मैनेज करते हुए भी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि इस साल की जो समर स्लैम है वो 2 नाइट्स का इवेंट होने वाला है। इसका मतलब कि WWE इस वाले PLE को अलग तरीके से देख रही है। और जब बात आती है रोमन रेंस की, तो आई थिंक एक आइडिया मिल रहा है कि कौन सा वो बड़ा मैच है जो कि रोमन रेंस का होने वाला है समर स्लैम में। तो आपको पता होगा NXT के टाइम से ही जब ब्रॉन ब्रेकर आए थे और वो सिर्फ स्पीयर यूज करते थे, उस टाइम से ही कंपैरिजंस होते थे, या फिर एक फ्यूचर ड्रीम मैच की बात होती थी ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंस। और अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो अभी की स्टोरी लाइन में सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि काफी ज्यादा है ना, एक ऑब्वियस सा प्रोग्राम नजर आ रहा है ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के बीच में। और जब भी इस मैच की बात हुई है ना, तो हमेशा इसको एक बड़े लेवल पे रेसलमेनिया कैलिबर लेवल का मैच देखा गया, एंड यही चीज इस बार समर स्लैम में भी होने वाली, क्योंकि 2 नाइट्स का इवेंट होगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अभी जब रोमन रेंस वापस आएंगे ना, तो जो पूरी स्टोरी है वो इस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है, जो कि लीड करेगा समर स्लैम के रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर के मैच के लिए। क्योंकि अब ऑब्वियसली एक पावर हाउस की तरह ही यूज किया जा रहा है उनको, तो रोमन रेंस बोलेंगे कि ठीक है भाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले जरा मैं इस बंदे को देख लो अच्छी तरीके से, पहले इनका तो मैं खात्मा करूं, एंड ऑब्वियसली उस प्रोसेस में या तो बाद में या पहले रोमन रेंस का मैच सेथ रॉलिंस के साथ भी हो सकता है। तो मेरे को तो फील आ रही है बड़ी सही वाली की समर स्लैम की नाइट 1 या नाइट 2 कोई सा भी दिन हो, और फिर कंपैरिजंस भी होते हैं स्पीयर के। तो सोचो स्पीयर के सीक्वेंसेस काफी अलग अलग तरीके के हो रहे हैं, ना सिर्फ स्टोरी लाइन बल्कि एक्चुअल में इनका जब मैच भी होगा ना, तो उसमें इंटरेस्ट बहुत हाई लेवल का हो। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है स्टोरी में तो है लेकिन मैच में नहीं है, लेकिन मैच में नहीं है तो मैच के फिनिश में है। यहाँ पे आई थिंक वो जो तीनों ही एस्पेक्ट है वो पूरी तरीके से कवर हो रहे हैं, कि अगर ये मैच WWE करती है तो इंटरेस्ट तो डेफिनेटली हाई लेवल का जनरेट होगा, एक रेसलमेनिया कैलिबर का। अरमान तो चलो हम रैंडी ऑर्टन के फैंस ने थोड़े बहुत देख ही लिए थे कि शायद वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत सकते हैं जॉन सीना के साथ, बट ऑब्वियसली वो चीज होनी नहीं थी। बट आगे अब जैसा भी हमने बात की, समर स्लैम WWE का अगला शो होने वाला है, वहां पे कौन सा रैंडी ऑर्टन का मैच हो सकता है। तो भाई अभी छोटी छोटी उड़ती उड़ती अंदर से ऐसी बातें आ रही हैं कि WWE रैंडी ऑर्टन वर्सेस वो वाला बंदा जिसको लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रेसलमेनिया में, उसके साथ मैच WWE कार्ड के ऊपर रखने वाले। और यहाँ मैं बात कर रहा हूं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस का। अगर आपको याद होगा तो निक ऑल्डिस ने बोला था कि मैं तब किसी एक रेसलिंग मैच के अंदर इंटरेस्टेड होऊंगा जब वहां पे स्टोरी भी होगी अच्छी खासी टेल करने के लिए। और ऑब्वियसली 10 दिन की स्टोरी तो कोई बना नहीं पाते, तो अभी WWE ऐसा प्लान कर रही है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस निक ऑल्डिस समर स्लैम के लिए। आई थिंक अगर मैं इसको एक हाई लेवल के मैच के हिसाब से देखूं तो अभी ऐसा लग रहा है कि शायद रैंडी ऑर्टन के लिए इतना बड़ा मैच नहीं, क्योंकि समर स्लैम तो काफी बड़ा शो होने वाला है इस बार। लेकिन अगर आप निक ऑल्डिस का पूरा पास्ट देखोगे और अगर ये देखोगे कि WWE के पास 1-2 महीने हैं इस वाली स्टोरी को बिल्ड करने के लिए, मे बी यहाँ पे क्या पता किसी का कैरेक्टर चेंज हो, तो बड़ी यूनिक स्टोरी लाइन होगी। क्योंकि इतना तो तय है कि निक ऑल्डिस जब पहली बार अपना सूट बूट उतारेंगे और वो अपने रेसलिंग गियर में होंगे, तो फैंस को मजा तो वो आएगा देखने में, क्योंकि वो अलग सी और यूनिक सी चीज होगी जिसको WWE ने इतने टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है। बाकी अगर आप इस वीडियो को यहां तक होल्ड करके रखे हुए हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।